नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत करेंगे मुख्य समाचारों के साथ। देश भर में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार की बड़ी पहल। मानव संसाधन विकास मंत्री ने एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन स्कूल शिक्षा शगुन का किया शुभारंभ। पोर्टल से जोड़े गए 15 लाख स्कूल, 90 लाख शिक्षक और 25 करोड़ छात्र। एक क्लिक पर मिलेगी स्कूल से जुड़ी हर जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज। जम्मू कश्मीर को लेकर बड़े पैकेज का हो सकता है ऐलान। सिंगल ब्रांड रिटेल और डिजिटल मीडिया समेत कई क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में दी जा सकती है ढील। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के बाद जम्मू कश्मीर में खुले हाई स्कूल। विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रों की पहचान को लेकर राज्य के दौरे पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की टीम। अनुच्छेद 370 को हटाना देश का आंतरिक मामला, किसी का भी दखल स्वीकार नहीं। विशाखापत्तनम में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला के स्वर्ण जयंती समारोह में बोले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। लोगों से एक सुर में विचार व्यक्त करने की अपील। चंद्रमा की तीसरी कक्षा में पहुंचा चंद्रयान 2। सुबह 9:04 पर चंद्रमा की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक दाखिल। 7 सितंबर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी। देश भर में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी पहल की है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक पोर्टल बनाया है जिसमें देश के किसी भी स्कूल शिक्षक गुणवत्ता योजना की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन स्कूल शिक्षा शगुन का शुभारंभ किया। देश के 15 लाख स्कूलों, 90 लाख शिक्षकों और 25 करोड़ विद्यार्थियों को शगुन पोर्टल से जोड़ा गया है। shagun.gov.in नाम के पोर्टल पर अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी या आम लोग स्कूल से जुड़ी हर जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस पर जानकारी हर दिन स्कूलों को अपडेट करना अनिवार्य होगा। लगभग जब ये आगे ये जंक्शन होगा तो 2,30,000 वेबसाइट का एक ऐसा बड़ा केंद्र होगा जो दुनिया में सबसे बड़े आकार का होगा। इसको देख करके कोई भी अभिभावक, कोई भी व्यक्ति उस स्कूल को निरीक्षण कर सकता है, उस स्कूल के बारे में जान सकता है। यदि उनके कोई सुझाव होंगे तो उन सुझावों को हम उन राज्यों तक भेजेंगे और उसमें कैसे सुधार राज्य उसमें कर सकते हैं, ये हमारी कोशिश होगी। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। इसके मद्देनजर अब प्रशासन ने आज से हाई स्कूल खोलने का फैसला किया। प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में बेहतर उपस्थिति के बाद आज से राज्य के कई इलाकों में हाई स्कूल खुल गए हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा कि जिन इलाकों में पाबंदियां हटा दी गई हैं वहां दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान भी खोले जा सकते हैं। कश्मीर घाटी में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बहाल करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा घाटी में गुरुवार तक 10 और पुलिस स्टेशन खोल दिए जाएंगे और ज्यादा इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन बहाल करने के लिए घाटी में और भी टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही घाटी में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय पहले ही खोले जा चुके हैं और पिछले कुछ दिनों में उनमें छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ी है। We are gradually opening up the schools. Here in Jammu side, the situation is a little different. In the valley, we are calibrating and according to the situation, we are opening up. Middle schools, etc., will be open. Then only finally to the senior classes, and thereafter we'll think of the universities. So it will be done in a phased manner. जम्मू कश्मीर दौरे पर गई उच्च स्तरीय केंद्रीय समिति ने केंद्र सरकार के विकास कार्यक्रमों पर अमल का जायजा लिया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक दल 2 दिन के दौरे पर कल कश्मीर पहुंचा। इस दल ने श्रीनगर में कल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की। ये दल घाटी में केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रों की पहचान करेगा। बाद में ये दल जम्मू और लद्दाख का दौरा भी करेगा। इस टीम में मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और दूसरे वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर विशेष ध्यान दे रही है और राज्य में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास की संभावनाओं को तलाश रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक में जम्मू कश्मीर के विभाजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा हुई।
साथ ही स्टाफ और संपत्ति के विभाजन पर भी विचार किया गया। संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को इसी महीने मंजूरी दी है। इसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करना है। पूरी प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरी होनी है। ऐसे में सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है। बैठक में प्रमुख केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के 15 से अधिक सचिव शामिल हुए। अधिकारियों के मुताबिक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल द्वारा घोषित 85 विकास योजनाओं को लागू करने में मदद करेगी। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने विभाजन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 समितियों का गठन किया है। पहली समिति जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का काम करेगी। दूसरी समिति फंड के बंटवारे और दूसरे मुद्दों को देखेगी, जबकि तीसरी समिति दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के स्टाफ का बंटवारा करने का काम करेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सरकार कश्मीर में जरूरी बुनियादी ढांचा खड़ा करने के लिए बड़े पैकेज का ऐलान कर सकती है। अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेश बढ़ाने को लेकर भी बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सिंगल ब्रांड रिटेल सेक्टर में एफडीआई के मानकों को और उदार बनाने पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। बैठक में कई अहम फैसलों का ऐलान होने की उम्मीद है। इसके अलावा आज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी बैठक होगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने विशाखापट्टनम में नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाना राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना देश के हित में है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक राज्यसभा में 2/3 बहुमत से और लोकसभा में भी बहुमत से पारित हुआ। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अनुच्छेद 370 संविधान की एक अस्थायी व्यवस्था थी। They were talking about Kashmir, this to discuss, what is there to discuss in Kashmir? Kashmir is an integral part of India. From 1952 onwards, 54 onwards, elections are held. Chief ministers are elected. There is an elected government at the state. Members of parliament are being elected. And what is there to discuss? Yes, there is something remains to be discussed. I do agree. The remaining thing to discuss is about with our neighbor is hand over the remaining part of Kashmir to us. That is POK. My dear scientists, Kashmir is an integral part of India, and now what we have done is only an administrative arrangement. We have not done anything else, and that's well within our country's right. We are a sovereign country. We will make adjustments. There will be some division sometimes. Andhra has been divided earlier. Chhattisgarh, Jharkhand, Uttarakhand. All these things, they are all administrative changes. Similarly, that temporary thing is called as temporary in the constitution is now temporary 72 years that has been removed by parliament. And parliament also with 2/3 majority in Rajya Sabha, which I am presiding. I was only presiding, but the members were deciding. And 4/5 of the Lok Sabha, 4/5 of the Lok Sabha, 2/3 of Rajya Sabha has approved it. So now it's a foregone conclusion. So the unnecessary things should not be said or done by anybody, and we will not tolerate anybody's interference in our internal affairs. We are capable of sorting out issues, we will do it. That's our Prime Minister also has made it very clear. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज विज्ञान के योगदान की वजह से ही हमारे देश में जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान कहा जाने लगा है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर सबमरीन, एंटी सैटेलाइट टेस्ट और चंद्रयान 2 देश में विज्ञान की बहुत बड़ी उपलब्धि है और दुनिया आज इन्हीं उपलब्धियों की वजह से भारत की ओर देख रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत शांति प्रिय देश है और कभी पहले हमले की नीति पर विश्वास नहीं करता।
we can assure all. But if anybody try to attack us, we will give them a fitting reply which they cannot forget in their lifetime. Let me underline, we are not warmongers. We are peace-loving citizens. We know that peace is the prerequisite for progress. If there is tension, you cannot have attention. We are aware of it. But if somebody want to create tension, and one of our neighbor is aiding, abetting, funding, training terrorists continuously, without realizing the damage they are doing to the humanity, and also the damage they are going to inflict on themselves in the coming future, they should understand that. And we don't want to interfere in anybody's internal affairs. But we don't want others also not to interfere in our internal affairs. भारत में रूसी दूतावास के उप प्रमुख रोमन बाबुशकिन ने कहा है कि भारत पाकिस्तान विवाद में रूस के लिए कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक में हमने दोहराया था कि कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है। वहीं भारत में रूस के राजदूत निकोलाई कुदाशेव ने अनुच्छेद 370 के बारे में कहा कि भारत सरकार का संप्रभु फैसला है, ये भारत का अंदरूनी मामला है। भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूद सभी मुद्दे शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र के आधार पर वार्ता के जरिए सुलझाए जाने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पुलिस अनुसंधान और विकास केंद्र के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने देश को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति को और बेहतर बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने पुलिस के साथ साथ पुलिसिंग में भी सुधार पर जोर दिया है। पुलिस रिफॉर्म्स एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका कभी अंत नहीं होने वाला है। चुनौतियां जैसे बदलेगी, इसको अलग तरीके से पुलिस रिफॉर्म को हमने आगे बढ़ाना पड़ेगा। मगर पुलिसिंग में रिफॉर्म वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, उसको नए सिरे से बीपीआरएनडी ने डिजाइन करना पड़ेगा। पुलिस रिफॉर्म और पुलिसिंग में रिफॉर्म दो में बहुत बड़ा अंतर है और मुझे लगता है पुलिसिंग में रिफॉर्म की भी जरूरत है। एक पूरा पुलिस का नजरिया कानून और व्यवस्था को टैकल करने का हमने बदलना पड़ेगा। पुलिस के अंदर और पुलिसिंग के अंदर रिफॉर्म वो बीपीआरएनडी की जिम्मेदारी है और इस दृष्टि से नए दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पुणे में कर अधिकारियों और महाराष्ट्र के कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बैठक में जीएसटी को सरल बनाने और जीएसटी दरों में कटौती को लेकर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि व्यापारी वर्ग बिना किसी चिंता के अपना काम करे। जीएसटी को सरल बनाने पर काम किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की ओर से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जिन उपायों का ऐलान किया है, उनकी समीक्षा के बाद आगे जरूरी कदम उठाए जाएंगे। The Prime Minister had very clearly said during the Independence Day speech from the Red Fort, and also after that when he has addressed some newspapers and said how clearly this country values whatever be the size, small, medium, micro, nano or large, entrepreneurs of this country. We want them to, without a worry, carry on with their business. Similarly, we have expressed our keenness to serve the cause of farmers, so that everyone carries on with their business, which essentially creates jobs, which creates wealth for the country. And therefore, it was important that the tax administrators facilitated them. I've announced some measures for the automobile sector. I'll have to see how it goes. I'll also have to take input from the sector as to what kind of an impact the announcements which were already made have had. And only then can I take a call. आरबीआई के केंद्र सरकार को अपने लाभांश और अधिशेष कोष के मद से
1,76,000 करोड़ रुपए देने के फैसले पर वित्त मंत्री ने कहा कि ये आरबीआई का निर्णय है, सरकार का इसमें दखल नहीं है। That the Bimal Jalan committee had eminent experts in it. It was constituted by the Reserve Bank themselves and not by the government. They have had several sittings and have said or have come out with a formula. Like the committees which looked at the excess capital framework earlier. So this is a committee which the Reserve Bank appointed, had experts. They have given a formula based on which the amount is arrived at. रिजर्व बैंक की बिमल जालान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर 5 साल में समीक्षा करने की सिफारिश की है और इसी नियम के तहत आरबीआई ने 52,637 करोड़ रुपए का अधिशेष सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने मंगलवार को समिति की रिपोर्ट जारी की। इसमें सिफारिश की गई है कि आरबीआई वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेखा वर्ष जुलाई से जून को वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च के साथ तालमेल बिठा सकता है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने सोमवार को जालान के नेतृत्व वाली समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। आरबीआई की मौजूदा ईसीएफ की समीक्षा के लिए सरकार के साथ मशवरा करके रिजर्व बैंक ने समिति का गठन किया था। रिजर्व बैंक ने बिमल जालान समिति की सिफारिशों को अमल में लाते हुए रिकॉर्ड 1,76,000 करोड़ रुपए का फंड सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनधन योजना के आज 5 साल पूरे हो रहे हैं। जनधन लाभार्थियों के खातों में जमा राशि निरंतर बढ़ रही है। इस योजना का मकसद देश में हर घर को बैंक अकाउंट और बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को जनधन योजना की घोषणा की थी और योजना को 28 अगस्त 2014 को लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य था जन जन तक बैंकिंग सुविधाओं को पहुंचाना। यह अपनी तरह का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम था। पिछले 5 साल में ही जनधन योजना के जरिए 36 करोड़ 72 लाख बैंक खाते खुल चुके हैं। पीएमजेडीवाई के तहत खोला गया खाता मूल बचत बैंक जमा खाता है। इसके साथ रुपे डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। योजना की सफलता से उत्साहित सरकार ने 28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए खातों के लिए दुर्घटना बीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख किया है। इसके साथ ओवरड्राफ्ट की सीमा भी दुगनी करके 10,000 रुपए कर दिया गया है। जनधन खातों के जरिए आम व्यक्ति केवल बैंकिंग से नहीं जुड़ा, बल्कि ये जनधन खातों की ही देन है कि अब अधिकतर सरकारी मदद और सब्सिडी सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है, जिससे बिचौलियों को उससे मुक्ति मिल रही है। उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और केरल की एक विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की अधिसूचना के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 23 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, केरल के पाला, त्रिपुरा के बाधरघाट और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान होगा। नामांकन की आखिरी तारीख 4 सितंबर है। नामांकन पत्रों की जांच 5 सितंबर को और नाम वापसी की आखिरी तारीख 7 सितंबर है। मतदान 23 सितंबर को और मतगणना 27 सितंबर को होगी। दंतेवाड़ा, पाला और बाधरघाट के मौजूदा विधायकों की मृत्यु के बाद इन सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। हमीरपुर के मौजूदा बीजेपी विधायक को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद वहां उपचुनाव जरूरी हो गया। चंद्रयान 2 आज सुबह 9:04 पर सफलतापूर्वक चंद्रमा की तीसरी कक्षा में पहुंच गया। ऑर्बिट में चंद्रयान 2 अगले 2 दिनों तक चांद का चक्कर लगाता रहेगा। इसके बाद 30 अगस्त को चंद्रयान 2 को चांद की चौथी और 1 सितंबर को 5वीं कक्षा में डाला जाएगा। इसके बाद अहम कदम 2 सितंबर को होगा, जब लैंडर को ऑर्बिटर से अलग किया जाएगा। 3 सितंबर को लगभग 3 सेकंड की एक छोटी सी प्रक्रिया होगी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि लैंडर के सभी सिस्टम सही काम कर रहे हैं। 7 सितंबर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले लैंडर संबंधी 2 कक्षीय प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाएगा। 22 जुलाई को प्रक्षेपित किए गए चंद्रयान 2 ने 14 अगस्त को पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्र पथ पर आगे बढ़ना शुरू किया था। 20 अगस्त को महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान 2 सफलतापूर्वक चंद्रमा की कक्षा में दाखिल हो गया। चंद्रयान 2 को चांद की कक्षा में प्रवेश कराना वैज्ञानिकों के लिए बड़ी चुनौती थी। मशहूर अमेरिकी पत्रिका टाइम ने विश्व के महानतम स्थानों को लेकर जारी ताजा सूची में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जगह दी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 2019 की दुनिया के 100 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है। सूची में 100 नए गौर करने लायक स्थानों का संकलन है, जिनका तत्काल अनुभव किया जाना चाहिए।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो आजाद भारत के पहले गृह मंत्री के साथ ही उप प्रधानमंत्री रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि शानदार स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को टाइम ने 100 महानतम जगहों की लिस्ट में शामिल किया। कुछ दिन पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने एक दिन में 34,000 लोगों के आने का रिकॉर्ड बनाया और खुशी है कि यह जगह लोकप्रिय पर्यटन स्थल के लिए भी उभर रही है। पैरा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने 12 पदक जीते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन खिलाड़ियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि 130 करोड़ भारतीयों को पैरा बैडमिंटन दल पर बहुत गर्व है। इस दल ने BWF पैरा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में 12 पदक जीते। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन खिलाड़ियों की कामयाबी खुशी देने वाली और प्रेरणादायी है। इनमें से हर खिलाड़ी असाधारण है। केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कल इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। पैरा बैडमिंटन खिलाड़ियों को पहली बार नकद धनराशि दी गई। इसके लिए नियम भी बदले गए। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और एयरपोर्ट पर जल्दी आपको गर्मा गर्म चाय और कॉफी कुल्हड़ में परोसी जाने वाली है। प्लास्टिक और कागज के कप के इस्तेमाल के बाद चलन से गायब हुए मिट्टी के कुल्हड़ एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं, जिसे लेकर कुल्हड़ बनाने वाले काफी उत्साहित हैं। मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू वाले कुल्हड़ वाली चाय की चुस्कियों के दिन जल्द ही लौटने वाले हैं। सरकार एक बार फिर कुल्हड़ को रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टैंड, शॉपिंग मॉल और यहाँ तक कि एयरपोर्ट में भी लाने की तैयारी कर रही है। प्लास्टिक और कागज के कप आने के बाद से ये चलन से बाहर हो गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म करने की अपील के बाद लगता है मिट्टी के इन कुल्हड़ों के दिन एक बार फिर बदलने वाले हैं। हम तो कहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है ये। जो प्लास्टिक है, ये है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के ये यूज होंगे। तुम डिस्पोजल में चाय पी के देखो, इसमें चाय पी के देखो एक बार, तो जब समझ में आएगा। अगर ये बंद होता है डिस्पोजल प्लास्टिक, तो प्रदूषण भी, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है ये। अभी सिर्फ वाराणसी और रायबरेली स्टेशन पर ही कुल्हड़ में चाय दी जाती है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रेल मंत्री को दिए गए सुझाव के बाद देश में मिट्टी के बर्तनों के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। कुल्हड़ खत्म हो गया जब से प्लास्टिक का बर्तन चला है, ये गिलास चले हैं, ये सब चीज़ चले, जब से कुल्हड़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं, तो ये चलने चाहिए। प्लास्टिक से बने कप न सिर्फ पर्यावरण बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। वहीं मिट्टी से बने कुल्हड़ स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए बेहतर हैं। हमारी मिट्टी की चीज़ एक शुद्ध होती है, अग्नि से पवित्र वो चीज़ होती है। ये अग्नि से पवित्र होके आती है, तो मिट्टी की चीज़ में आप भी कोई चीज़ खाओगे या पियोगे तो आपको एक बार तो बहुत बढ़िया लगेगा। मिट्टी से कुल्हड़ बनाना न सिर्फ एक व्यवसाय है बल्कि कला भी है, जो कड़ी मेहनत के बाद साकार होती है, जिसमें सबसे पहले चिकनी मिट्टी को कई चरणों में साफ किया जाता है। उसके बाद 3 चरणों में उसको गूंथा जाता है और जिसके बाद अंतिम चरण में कुम्हार उस मिट्टी को चाक पर चढ़ाकर उससे कुल्हड़ तैयार करते हैं। ये सारी प्रक्रिया काफ़ी कठिन है और थका देने वाली होती है। और जिस दिन से ही प्लास्टिक चली है उस दिन से हमारा काम बिल्कुल बंद होने वाला है। और अब तो बिल्कुल नहीं है कि मट्टी भी मत गिरवाओ और काम भी भट्टी भी मत चलाओ। वो बंद हो जाए तो हमारे मट्टी का बर्तन चालू हो जावे तो हम अपने बच्चों ने पाल सकें। नहीं, हमारे बच्चों को कोई नहीं है, न कोई तनख्वाह है की थी कि हमारा ये तो ठेठ से ठेठ तक का पुरस्कार है हमारा। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रधानमंत्री की अपील के बाद कुल्हड़ उद्योग से जुड़े लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर से कुल्हड़ का इस्तेमाल बढ़ेगा और उनके उद्योग में तेजी आएगी। वक्त बदला, हालात बदले और बदले हम। आधुनिकता की इस दौड़ में गुम हो चुका कुल्हड़ एक बार फिर चर्चा का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिंगल यूज प्लास्टिक पर की गई अपील के बाद लगता है एक बार फिर
कुल्हड़ के दिन बहुरेंगे और समाज में पर्यावरण का संतुलन स्थापित हो सकेगा। कैमरामैन सुधीर के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं देश भर में मौसम के हाल के साथ। नमस्कार।